जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट करा रहा हूं जो कि 14/6/2022 शिफ्ट नंबर 2 एनटीपीसी सीबीडी 2 का लेवल नंबर 3। पहला क्वेश्चन कहता है एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी 3 और 4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया मिश्रण है, यानी 3:4 का एक मिश्रण है और ये ए और बी दो तरल पदार्थ हैं। यदि जार में तरल ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाए, यानी इसमें ए वाला मिलाया जा रहा है, तो मिश्रण में उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, मिलाया ए गया है, बी तो नहीं, तो दोनों केस में बी की वैल्यू हमें सेम करनी पड़ेगी। यहां 4 यहां 5, तो एलसीएम लोगे 20, यानी 5 का गुणा यहां कर लोगे और 4 का गुणा यहां कर लोगे। इससे क्या होगा, तरल पदार्थ बी दोनों में सेम हो जाएगा। लेकिन मिलाया ए गया है, जब ए में देख लो तो पहले 15 यूनिट था और अब 16 यूनिट हो गया, यानी 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ और यही 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, तो हमसे कहता है क्या, जार में निहित तरल बी की मात्रा क्या है। जब 1 बराबर 5 की है तो हमसे बी की बात कर रहा है, तो इसमें 5 का और गुणा कर दो, यानी 100 हो जाएगा। 100 लीटर इज द राइट आंसर। 100 लीटर इज द राइट आंसर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड बी कंटेन इन द जार। तो बी तो मिलाया ही नहीं गया, चाहे पहले पूछता चाहे लास्ट का पूछता, ठीक है, 100 लीटर ही होगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कहता है 4 दोस्त हैं जो PQRS समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 4, 8, 16 और 20 kmph की चाल से दौड़ना शुरू करते। वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे हैं। एक चीज समझो मेरे भाई, जो ये ट्रैक है, ये एक ट्रैक है और ये ट्रैक में सभी लोग समान दिशा में और समान समय में, यानी यहां से एक साथ चारों भागे होंगे। एक की स्पीड 4, दूसरे की 8, फिर 16, फिर 20। लेकिन वो हमसे कह रहा है वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे, तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। तो मेरे दोस्त, यहां स्पीड की जगह हम समय निकाल लेते हैं। भाई ट्रैक सभी के लिए सेम है, 400 मीटर। अगर 400 मीटर डिवाइड बाय 4, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, तो पहला व्यक्ति जो होगा 400 डिवाइड बाय 4 वो 100 सेकंड में क्रॉस करेगा। दूसरा 400 डिवाइड बाय 8 यानी 50 सेकंड का समय लेगा। तीसरा 400 डिवाइड बाय 16 यानी 25 सेकंड लेगा और चौथा 400 डिवाइड बाय 20 यानी 20 सेकंड लेगा। और इसका सिर्फ हमें एलसीएम ले लेना है, तो उतने समय के बाद फिर से वो मिलेंगे, यानी एलसीएम किसका लेना है, समय का लेना है। तो 400 डिवाइड बाय 4 100 आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 8 50 आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 16 25 हो जाएगा और 400 डिवाइड बाय 20 20। ये सब समय सेकंड में है। तो अब हमारा आ जाएगा 100 सेकंड आ जाएगा, यानी 100 सेकंड के बाद वह फिर से समय के बाद पहली बार मिलेंगे, यानी फिर से मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले मिले थे, फिर 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो पहली बार एक तरीके से 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। एक मैदान की आकृति समचतुर्भुजाकार है, यानी एक तरीके से रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। रोम्बस ऐसा होता है
रोम्बस यानी समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, यानी जिसका परिमाप इतना दिया है तो सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी यहां 4 से भाग दोगे तो इसके ऑल साइड्स निकल आएंगी। 4 से 7 चौक 28 यानी 73, बाकी समझ गए सभी में 73। हम जानते हैं रोम्बस में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। भाई युद्ध 2024 पढ़ा होगा, बिल्कुल प्रॉपर लाइन से 10-20 क्वेश्चन आपने लगाए होंगे रोम्बस के, ठीक है, टाइप वाइज पढ़ाया है मैंने। तो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके एक विकर्ण की लंबाई 96 है, एक डायगोनल हमको मालूम है D1 जिसकी वैल्यू 96 है। अब बराबर भागों में काटते हैं, अगर एक 96 तो 96 का आधा 48 ये हो जाएगा, 48 ये हो जाएगा। तो ये भुजा हम निकाल लेंगे, कैसे, पाइथागोरस से। अगर हम ये भुजा निकालने गए मतलब इतनी, तो कहते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का या आधार का स्क्वायर, जो भी बोल दो, यानी 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। तो पहले इन दोनों को घटाओगे, 13 में से 8 गया तो 5 आया, यानी 25 आ जाएगा, और 73 48 को जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा, यानी इससे 5 और ये 11, तो ये 55 यहां तक हो जाएगा और 55 यहां तक हो जाएगा, 55 55 110 हो जाएगा, यानी जो दूसरी डायगोनल है आपको D2 वो 110 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, तो हम जानते हैं कि रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों के डायगोनल का इनटू, 1/2 ऐसे, 96 गुणे 110 हमें करना होगा। तो ऐसा कर लो, कहते हैं 2 से ये 48 बार में गया, 0 ऐसे, 8 4 12 ऐसे, और 4 और 1 5 हो जाएगा। सर कैसे, देखो 0 ऐसे, 8 ऐसे, 8 4 12, 2 हासिल 1 और 4 1 5, यानी 48 में अगर आप 110 का गुणा करोगे तो 5280 आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हम ये वाला ट्रिपलेट्स याद नहीं कर रखते कि 48 55 73, तो इससे हमें निकालना पड़ता है। अच्छा एक और बात बता दें, कहीं चाहो तो कुन्ने में लिख लेना, कुन्ने में कहीं लिख लेना। अगर हमें डायग्राम नहीं बनाना तो भी हम निकाल सकते हैं। सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, यह फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहां हमको ए और डी, परिमाप से ए मिल जाएगा भुजा, और D1 हमको दिया है, तो D2 इस फॉर्मूले के माध्यम से जब निकालोगे तो भी 110 आएगा। बेहतरीन है, याद रहे NTPC CVD2 के क्वेश्चन अच्छे हैं, समय भी मिलता है हमको, तो इनको सीखो, ठीक है। बाकी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए वो तो सब कराए डाले, मजा तो इनमें है। कहता है दशमलव भिन्न वाले एक भाग में भाजक इतना, भागफल इतना, जबकि शेषफल इतना। देखो हम जनरली आपको बताएं, जैसे 5 है, 5 में अगर आप 2 से भाग दोगे सपोज दैट, तो 2 दूना 4 ऐसे आता है, ये शेष 1 बचता है और ये 2 बचता है। तो यहीं पर हम फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले समझो, इसे हम लोग भागफल बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हम इसे कोसेंट बोलते हैं। इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, यानी शेष फल बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भाज्य बोलते हैं, और इसे डिवाइजर बोलते हैं। अब एक बात को समझो, ये 5 कैसे बनेगा? 2 गुणे 2 प्लस 1, यानी हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड का
फॉर्मूला होता है वो होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी ये भाज्य बराबर होता है भाजक, कोसेंट मतलब भागफल, समझ गए ना, और रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है एक में भाजक 22.8 है और भागफल इतना है, शेषफल 0 है, यानी ये दोनों दे दिया, ये 0, सीधे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लिखा है कि होता क्या एक्चुअल में। आपको बस ये करना है कि 22.8 में 8.5 का गुणा करना है बस, और आपको आंसर मिल जाएगा। एक मासूम सा बच्चा कहेगा डिजिटल सम लगा लो, ये लगा लो, वो देखो आप कर सकते हो डिजिटल सम के माध्यम से दिमाग लगा के, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आजकल दिमाग जो लगाएगा वही बादशाह। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आप 1.4 बोल सकते हो, तो इसको आधा किया तो इसका डबल कर लो, 17 हो गया। अब 17 का पहाड़ा हमको आता है, बोलो बोलो भाई, 85 का तो मुझको भी नहीं आता। ठीक है, अब 17 का आता है तो 17 चौकू 68, 6 हासिल, 17 और 6 23, 2 हासिल। ठीक है, और 17 2 19, ये लो 193.8 इज द राइट आंसर। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका तो कुछ भी नहीं करना, ये करने के बाद देखो 7 चौक 28, यूनिट प्लेस पे 8, इसी के मुद्दा खत्म। तो कहा है डिजिटल सम करो, समझे, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। मैं आपको सही बता रहा हूं। और देखो सिलेक्शन उनका भी होता है जो सिलेबस एक बार पढ़ लिए, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बैठ के शांति से। ठीक है, एक समय, एक फिक्स ड्यूरेशन, ये नहीं कि एक सेट को 4 घंटे में लगाएं, एक फिक्स कि इतने समय में हमें सेट को लगाना है, तो उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और उस व्यक्ति की चाल इतनी है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल इतनी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। देखो एक चीज समझो, रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, सरल ही है, टेंशन मत लो। देखो रेलगाड़ी की लंबाई L होगी, व्यक्ति की लंबाई 0 होगी, टुवर्ड्स ईच अदर यानी विपरीत डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, ये दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी u1 प्लस u2, और 12 सेकंड का समय लग रहा है। और ये डेटा अपना kmph में तो 5/18 का गुणा कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में तब्दील कर देंगे, तो आएगा 12 बराबर L ऐसे, क्योंकि लंबाई चाहिए 10 और 62 होगा 72, और 5/18 बस हो गया। कहते हैं 18 चौकू 72, ये 20 हो गया, 12 में 20 का गुणा करोगे तो 240 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? 240 होगी। यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि 240 लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा तो रुको दिखा देते हैं, 240। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। यहां कितना 5 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब एक चीज समझो, 3 लोग हैं जो कि करंट में एबीसी इनके नाम है, 5 वर्ष पहले 17 वर्ष थी औसत में, तो आज 5 इसमें जोड़ दोगे, आज औसत में 22 होगी, ये प्रेजेंट का है, और टोटल चाहिए तो 3 का गुणा, यानी प्रेजेंट में 66 साल के हैं। भाई 5 साल पहले हम 3 लोग हैं, मैं हो गया, मेरा बेटा हो गया, मेरी वाइफ हो गई, मोटा मोटा 3 ही है अभी तो औसत क्या है? 17 साल थी, आज 17 5 22 साल, बोलो हाँ, और टोटल अगर बोला जाए तो 66 साल हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। फिर कहता है 7 वर्ष पहले
ए और बी की आयु का औसत इतना था, तो ये 7 वर्ष पहले, अगर करंट में बोले तो 7 और जोड़ दोगे, तो अब ए और बी का टोटल अगर हमें निकालना है, ये तो 7 वर्ष पहले है, तो अब कितना, तो 17 में 7 जोड़ोगे तो 24.5 साल आएगा। नहीं, 24.5 कहां से आएगा, हाँ 24.5 आएगा, और इसका डबल लिखोगे तो 24 दूना 48, एक 49 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पहले सी के बारे में बात कर रहा है, तो घटा लो, सी आ जाएगा। 16 में से 9 गया, 7 आया, और 17 साल का सी अभी है। पर कह रहा अब से 2 वर्ष बाद सी की आयु क्या है, तो आज सी 17 साल का है, और 2 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में बात कर रहा है तो 19 वर्ष का हो जाएगा। तो बड़े पेशेंस से ऐसे क्वेश्चन को लगाएं, जो बोलता जाए वही करते जाएं। तो 19 साल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के क्यूपीआर का समद्विभाजक। मैंने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, बस एक पहले कॉन्सेप्ट को समझो दोस्त। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ए बी सी, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, क्या है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो से ये दोनों होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होता है वही बी डी अपॉन डी सी का रेशियो होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। चलो भाई क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। कहते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो एक ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम पी क्यू आर है। क्यूपीआर का समद्विभाजक, क्यूपीआर का समद्विभाजक क्यू आर को एस पर मिलाता है, यानी एंगल बाई सेक्टर। कहां मिलाता है, एस पर मिलाता है। कहता पी क्यू बराबर 12 के है, पी आर बराबर 15 के है, क्यू आर बराबर 18 के है, तो एस आर की लंबाई चाहिए। अब मेरे दोस्त एक चीज समझो, ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे है, अब ये 12-15 जिस रेशियो से होंगे उसी रेशियो से क्यू आर होगा। 12-15 का रेशियो होता है 4:5, 4 और 5 का रेशियो होता है। 12-15 का रेशियो 4 और 5, तो 4-5 क्या होता है, 9, 9 बराबर 18 के हो जाएगा, तो 4 बराबर 8 के और 5 बराबर 10 के। चाहो तो इस फॉर्मूले से लगाओ, बात बराबर आएगी। ठीक है, या मैंने अभी बताया जिस रेशियो से ये दोनों उसी रेशियो से ये, तो वैसे आप कर लो कि भाई 12-15 का रेशियो क्या होगा, 4 और 5 होगा, और ये टोटल 18। तो अब हमसे कह रहा है एस आर कितना होगा, तो 5 दूना 10 होगा। अगर कोई आपत्ति है तो यहां ए बी और ए सी का रेशियो, मतलब जो है पी क्यू और पी आर का रेशियो 12/15 यानी 4/5 यहां लिखना, बाकी इधर और निकाल लेना, बात बराबर है। समझ गए, 10 इज द राइट आंसर। अब यहां आया सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। अब आपको हम बता दें, इसमें कोई दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या लगा दे, क्या ब्रेक करे। देखो इतना सोचना नहीं है पेपर टाइम कि क्या सोचा जाए, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। देखो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, हम यहां क्रॉस करके जाएंगे गुणा करने, तो पहले 7×21 आएगा, फिर 3×3 9 √5 आएगा, फिर माइनस में चलेगा, माइनस का 7 √5 आएगा, और माइनस का 5×3 15 हो जाएगा। फिर इसका इधर क्रॉस चलने लगे तो फिर 7×21 आएगा, माइनस का 9 √5 आएगा, और फिर 7 √5 प्लस का होगा, और फिर माइनस का 15 हो जाएगा। और फिर नीचे आए तो a प्लस बी, a माइनस बी यानी a² माइनस b², 9 में से 5 गया, 4 आया, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इतना तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। हाँ तैयारी कर रहे हो, वो भी CUD 2-1 तो निकला होगा तभी तो करोगे ना मेरे भाई, सीधी सी बात है। इससे ये हैप्पी बर्थडे, इससे ये हैप्पी बर्थडे, 21 दूना 42
और 15 दूनी 30, 42 में से 30 गया, 12/4, 3 आंसर, 3 आंसर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई 400 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करो। तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल और अमाउंट को मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल 400 है, अमाउंट 484 है, लेकिन यहां मुद्दा 2 साल का है। तो 2 साल होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, या तो पहले थोड़ा, अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं तो ऐसे ही स्क्वायर रूट ले लो, ना दिख रहे होते तो काटते और बनाते तब लिखते। तो ये 20 और ये कहीं ना कहीं 22, 20 की चीज 22 में 2/20 गुणे 100 यानी 10% आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका 10% होगा। अब कोई बच्चा अगर मुस्कुरा के कहे सर स्क्वायर रूट क्यों, क्यूब रूट क्यों नहीं, अरे मेरे देवता, बचपन में आपने इसको पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, होल पावर n। तो अब यहां 2 साल है तो a/p ऐसे करोगे तो 1 + r/100 होल पावर 2 है। अब स्क्वायर रूट लोगे तभी तो यहां से पावर हटेगी। दया बोलो बोलो, इस टाइप से। और याद रहे ये चीज रेशियो में कर लेते हैं, तो यहां पर दोनों परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना काट पीट के कर लेंगे। समझ गए ना। मान लो अब ऊपर कोई और डेटा होता तो थोड़ा 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, क्योंकि रेशियो में लाना होता है ना। समझ गए। हाँ, ये स्क्वायर रूट का लिया, आप धरने में बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सेटों को लगाओ। आप प्लेलिस्ट यूट्यूब पर भी एक बना रखी है, 9 सेट का हो चुका है, 10वां सेट है, शायद टोटल 18 है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जबकि बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सी की कार्य क्षमता ए की क्षमता का तिगुना है, यानी एफिशिएंसी दे दी गई। सी की क्षमता ए की क्षमता का 3 गुना। अगर ए 1 लड्डू बनाता है तो सी 3 लड्डू बनाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बी अकेले मूल कार्य का 2/3, तो पहला इसका एलसीएम लिया जो कि 180 आया, 36 से भाग दोगे क्षमता 5, 20 से भाग दोगे क्षमता 9। अब देखो सब कुछ डिपेंड करता है इस वैल्यू पर। अब देखो अगर मैंने सी की क्षमता 3 मान ली, पहले समझो जो वो 3 लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, तो बी की क्षमता 6, तो यहां तो 5 ही आ रहा है। यानी दया इस डेटा का डबल ले लो तो भी रेशियो वही रहता है, 6 और 2। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, 6 और 2 ले लो। अब देखो सी की क्षमता हमारी 6 हो गई तो बी की क्षमता 3 हो गई। अब बी की क्षमता 3 हो गई तो ए की क्षमता क्या आनी चाहिए 2, तो गौर से देखो 2। समझ गए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 3 और 1 ही लेना, अरे नशेबाजी चल रही है क्या। रेशियो देखा जाता है उस चीज का। अब 6-2 का मतलब भी तो 3:1 हो गया ना रेशियो में। कैपेसिटी क्या कह रहा है, सी की क्षमता ए की क्षमता का तिगुना है, तो ए 2 लड्डू बनाता है तो सी 6 बनाता है, 3 गुना हो गया। बोलो बोलो। और यहां पर फिट कर लेना, बस मुद्दा ही खत्म। तो मेरे दोस्त हमसे कहता है कि बी अकेले मूल कार्य का 2/3। अब बी कहता मैं तो सब 3 लड्डू बनाता हूं, पर उससे जो बनवाए जा रहे हैं वो 180 का 2/3 और इसकी क्षमता 3 है, तो 3 से भाग और दे दो। 9 से ये गया 20 बार में, 20 दूना 40, यानी 40 दिन में निपटा देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 आ जाएगा। क्लियर ना। चलो आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट के भी एग्जाम में आया हुआ है, जो दिसंबर में 2024 में रेलवे हुआ तो उसमें आया हुआ है, आरपीएफ वाले में नहीं। कह रहा है 38 संख्याओं का औसत 51 है।
38 संख्याओं का औसत 51 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। कह रहा पहली 4 संख्याओं का औसत, सॉरी पहले 24 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो कह रहा शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देख रहे हो दया, देखो अब यहां मुद्दा है, अगर जनरल तरीका से करना हो तो 38 गुड़े 51 माइनस 24 गुड़े 45 माइनस 5 गुड़े 60, यहां 29 संख्या हो गई, यहां 38 है, यानी अभी 29 और 38 यानी 9 संख्या का मैटर है। तो जो आएगा वहां 9 से भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। नहीं समझे? देखो इस क्वेश्चन को जो ईमानदार बच्चे होते हैं, मेहनती, वो कैसे करते हैं, वो 38 गुड़े 51 करेंगे, 24 गुड़े 45 करेंगे, 5 गुड़े 60 करेंगे और डिवाइड बाय 9 करेंगे, देन उन्हें आंसर की प्राप्ति होगी। समझ गए? अब बात आई हम लोगों की, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या कि 38 लोग हैं और उन सभी का औसत 51 है, तो हमने भी माना जो ये 9 लोग भी आएंगे उन सभी का औसत 51 ही है। 51 मान लिया मैंने, तो 51 सभी का औसत है, माइनस, अब 51 से ये देखा तो ये माइनस का 6 कम है, और इधर देखा तो प्लस का 9, यहां पर देखो इस 6 का गुणा इसमें करोगे, भाई एक बंदे का 6 कम है तो 24 बंदों का कितना, ये 144 हो जाएगा। एक बंदे का 9 ज्यादा है तो 5 बंदों का 9 पना 45 ज्यादा। अब ये कद्दू कटेगा, कितनों में बटेगा, तो ये 9 लोगों में, क्योंकि 38 थे और उसमें से 29 लोग चले जाएंगे, तो ये डेटा 9 लोगों में बांटना है, क्योंकि हमने 9 लोगों का औसत 51 समझा है। ठीक है, अब ये जो आया ये 99 आ गया, माइनस का 99/9 दिख रहा है ना, हाँ, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, और 51 और माइनस माइनस प्लस 11 जोड़ेंगे तो आंसर अपना हो जाएगा 62। तो राइट आंसर इसका 62 आएगा। है ना तगड़ा क्वेश्चन? इसको आदत डालो, और बाकी यूथ या पिनैकल कुछ भी पढ़ा होगा मुझसे रेलवे की किताब, तो वहां पर आपने इसका तरीका सीखा होगा। सभी बोलो हां, ठीक है। Which of the following values can come in place of k, यानी k का मान निकालना है, मुद्दा खत्म। दोस्तों पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 7 पना 35 3 38, 38/5 ऐसे लिखिए, 9/2 ऐसे आएगा, माइनस का k, 104 और 3 107/4 आ गया। दो से ये डेटा 19 बार में जाता है, 19 गुणे 9 171/5 हो गया, माइनस का 107/4 हो गया, बराबर के गुणा कर लो, 4 ऐसे, 7 चौक 68 प्लस 17 चौको 68, 5 का इधर गुणा किया, 535/20 बराबर के हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9 आया, 7 में से 3 गया 4 आया, 149/20 आया, 20 से भाग देंगे तो 7 से ही 9/20 आएगा। सिंपल सरल, सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, समझ गए? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 7 से ही 9/20। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे
एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए, वो अमाउंट है मेरे दोस्त। देखो प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है, 5% के हिसाब से 2 साल, तो 5 दूना 10% जोड़ दोगे, यानी अमाउंट हो जाएगा 110%। अमाउंट हो जाएगा 110%, और 110% की वैल्यू 16500 हो जाएगा। और बस इसे कैलकुलेट कर दो। देखा ही जाए कि इसमें अगर मैं 150 का गुणा करूं, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 11 गुणे 15 165। तो यहां पर भी 150 का गुणा कर लोगे तो 15 ऐसे, 3 जीरो, यानी 15,000 आएगा। डी इज द राइट आंसर। 13 का सही आंसर 15,000 होगा। सिंपल है। ये एक तगड़ा क्वेश्चन आया, ठीक है, ये एक तगड़ा क्वेश्चन आया, इसका सम्मान करना चाहिए। कहता है मान लीजिए x 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल होता है। तो एलसीएम, क्योंकि छोटी छोटी संख्या, यहां वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 18, 27, 30, 40 और 45 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और उसके बाद 9 जोड़ देना पड़ेगा, और फिर जो डेटा है 37 से भाग देना पड़ेगा, और शेषफल आ जाएगा। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? यहां के मैं इसलिए लगा दे रहा हूं, वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं, पर के इसलिए लगा दे रहा हूं, अगर इसका एलसीएम 3 अंकों की संख्या आई तो एटलीस्ट 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो बना ही ले, उसके बाद ये सारा कारनामा होगा। चलो भाई एलसीएम लेते हैं, बहुत प्यार से एलसीएम। देखो 27 पहले उठा ले रहे हैं, सर 27 क्यों उठा ले रहे हो? एक्चुअल में 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, यानी इसके अंदर भर भर के 3 है, सबसे ज्यादा 3। तो ये 9 से काटोगे ये 2 बार में, 3 से काटोगे ये 10 बार में, और 9 से काटोगे ये 5 बार में। तो 2, 10, 40, 5 कैल्शियम 40 होगा। हाँ, के की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस 9 अपॉन 37 आया। यहां हम करेंगे तो 1080 आ गया, जो कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई। और मैंने कहा था जब 3 अंक की बनेगी तो फिर हमें मल्टीपल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी बन गया 1080, तो मुद्दा ही खत्म। और 9 जोड़ दोगे तो 1089 हो गया। अब इसे 37 से भाग दो और शेषफल ज्ञात कर लो। तो दोस्त 1089 में 37 से भाग दोगे, 2 बार में 74, 4 ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा। अब ये तो 9 बार में ही जाएगा, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 त्रिका 27 और 333 आ गया। 16 शेषफल आएगा। कितना? 16। इस क्वेश्चन का आंसर 16 हो जाएगा। इसमें पेशेंस रखना, तभी आपका आंसर आएगा। आप ये सोचो कि डायरेक्ट मार दे, ये मार दे, वो मार दे, ऐसे क्वेश्चनों में खेला हो जाता है। ट्रेन वाला क्वेश्चन सिंपल वे में करेंगे, मेरी बात को सुनना। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई बिल्डिंग, ब्रिज, टनल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को। तो हम इसी बेसिक मेथड से कर लेंगे। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है, तो पहले तो यहीं से देखो, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में ट्रेन 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर लंबा पुल है, साथ में अपनी लेंथ। क्या बोला था? जब कोई ट्रेन किसी बिल्डिंग, ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। तो 1 किलोमीटर लंबे पुल यानी 1000 मीटर और ट्रेन की लेंथ,
फिर आगे कहता है हमसे एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में, तो फिर 50 सेकंड भी यही डिसाइड करेगा। 750 सुरंग और ट्रेन की लेंथ डिसाइड करेगा। तो हमसे कह रहा है चाल बता दो। बड़ा सिंपल है, घटा दो इसको तो 10 सेकंड आया, इसको घटाने पे 10 सेकंड आया, इसको घटाने पे 250 मीटर आया। तो यही कि ट्रेन 10 सेकंड में 250 मीटर चलेगी, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल वे है, आप जाकर देखना यूथ में जो मैंने पढ़ाया वो ऐसे ही पढ़ाया है। 60 सेकंड में 1000 प्लस एल, 50 सेकंड में 750 प्लस एल, तो घटाओगे तो 10 सेकंड में 250 मीटर, तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। और 25 मीटर पर सेकंड है तो इसको kmph में तो 18/5 से गुणा कर दोगे। 5 से 5 12 में 18 25 90, यानी 90 kmph ट्रेन की चाल होगी। तो 15 का आंसर 90 kmph आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उस बेलन का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी। देखो आंसर पाई के टर्म्स में है पहली बात, तो हम ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। हाँ, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो रहना है, आर अपना 12.5 दे रहा है तो 12.5 का स्क्वायर ऐसे रहेगा। एच, अब जो एच के बारे में इसने चर्चा किया है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का इतना है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 4/5, ये बोल रहा है दया, यानी h/r बराबर 4/5 ये बोला। और 5 बराबर हमारे सामने किसके, 12.5 के हैं। अब देखो भाई h/r है, h/r, और ऊंचाई 4 का, तो 5 बराबर 12.5 के, तो 1 बराबर किसके होता है, 2.5 के। 4 बराबर किसके होगा, 10 के होगा। 4 बराबर 10 के हो जाएगा, तो हाइट हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। अच्छा, एक बात को और समझो मुस्कुरा के, हमने आपको बताया था कि 25 का क्यूब जो होता है वो 15625 होता है, और यही 25 का क्यूब का मतलब होता है 125 का स्क्वायर भी। यहां देखो दशमलव लगा है, भूल जाओ उसको। 125 का स्क्वायर कितना होगा, 15625, लेकिन दशमलव स्क्वायर तो दशमलव यहां आएगा, फिर 10 का गुणा होगा, यानी 1562.5 और पाई ऐसे आएगा। ये अपना आंसर आएगा 1562.5 पाई हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत आराम से किया है, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। यदि 9 अंकों वाली एक संख्या इतना 72 से डिविजिबल है, और इसका मान जब भी हमसे ऐसी संख्या से डिविजिबल बोल दिया जाए 72 से, जिसे तो 8 और 9 की डिविजिबिलिटी देखी जाएगी। 88 में 8 और 11, 72 में 8 और 9, 8 और 9, बात समझ में आए, 8 9, क्योंकि इनका HCF 1 होना चाहिए, पढ़ाया हुआ है। अब यहां पर देखो तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, तो 8 से भाग दिया 72, फिर 6 बचा, यानी y का मान 4, क्योंकि 64 चला जाएगा, 784। और अब जब बात आई 9 से डिविजिबिलिटी की, तो डिजिटल सम 9 बनाना, जैसे ये चला जाएगा 3 और 6 चला जाएगा, ठीक है, 3 और 6 चला जाएगा, और 7 3 10 8 18 चला जाएगा, तो बचा कितना, x 8 और 4, ये 12 हो गया, तो ये 6 होना चाहिए, यानी x का मान आएगा 6, y का मान आएगा 4, रख दो, 6 3 18, 4 दूना 8, यानी आंसर आ जाएगा 10।
तो 17 का जो सही आंसर है वो हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर हमारा 10 आएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करते हुए किरण किशोर को 40,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज की दर 20% है। 2 वर्ष बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई पे ही चर्चा करा रहा है। सिंपल सा निकाल लो, 2 साल का सीआई निकालना है भाई। 40,000 रुपया है, 20% 2 साल का निकाल लो भाई। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो। 400 गुणे 20 यानी 8,000 आया। फिर 20%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 80 गुणे 20 1600 हो गया। और 2 साल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 16,000 ऐसे हो गया और 1600 ऐसे, यानी 17,600 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 17,600 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का 17,600। बोलो हाँ। ठीक है, सिंपल है, सरल है। ठीक है, सब आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कह रहा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों का आयु का योग 80 है। अब देखो हमने बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझो। अभी लेटेस्ट 2024 और 25 में भी है, जिसमें 3 बच्चों का औसत आर इन एपी में है। तो इसका औसत ये वाला बीच वाला, जैसे 5 लोग हैं तो औसत ये वाला होता है। आर इन एपी में समान अंतर होना चाहिए। तो कह रहा 5 वर्ष के अंतराल पे जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल क्या है? 80 है। तो योगफल 80 है तो 5 से भाग दे दो तो 16 औसत आएगा। तो 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे। ठीक है, छोटे के बारे में बात करें तो इसमें 5 कम करोगे 11 आएगा, और इसमें भी 5 कम करोगे 6 आएगा। तो जो सबसे छोटा बालक है वो 6 वर्ष का होगा, यानी 19 का आंसर 6 साल आएगा। है ना सरल? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्न संख्याओं के व्रतक्रमों के योगफल का व्रतक्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी लेटेस्ट में भी 2025 में किसी एग्जाम में ये आया, चाहे एसएससी में हो सकता है चाहे रेलवे में, सेम पैटर्न पे, पर वहां एरर था, यहां सही है। सेम पैटर्न का बता रहा हूं बिल्कुल। कह रहा है व्रतक्रमों के योगफल का व्रतक्रम ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4 + 3/4 7/5 4/5 और 5/8। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ, 4 3 7 4 5, नीचे 4 5 5 8। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसका सिंपल सा एक एलसीएम है जो कि 40 है। देख लो, ये 160 हो गया, ये 30 हो जाएगा। 5 से ये 8 बार में 8 7 56 हो जाएगा। 5 से ये 8 बार में 8 चौको 32 हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा। अब ऊपर वाले डेटा को मोहब्बत से जोड़ लो। 5 2 7 6 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 5 11 12 13 14, और 14 6 20 हासिल 2, 303/40। और इसी को प्यारे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 40/303। 40/303, क्योंकि आगे इसका भी व्रतक्रम हमसे पूछा गया है। तो 40/303 इज द राइट आंसर। समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। यह भी एक प्यारा क्वेश्चन है, आपके अंदर सिर्फ पेशेंस होना चाहिए, टफ नहीं है, प्यारा। किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का 3/8 है। तो देखो, मेल
और वुमेन, जैसा बोल रहा मैं वैसा ही करूंगा, एक्स्ट्रा नहीं। 3/8 महिला कर्मचारी 8 और पुरुष कर्मचारी 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि जैसा बोला अब मैं 3x 8x नहीं ले रहा हूं, सीधी सी बात है, हाँ नहीं ले रहा हूं। किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारी संख्या महिला कर्मचारी संख्या का 3/8 है। फिर पूरी कहानी, यहां कुल संख्या बोली गई। अगर आपको फास्ट तरीके से करना है तो 3 और 8 कट के तो आएगा नहीं, यानी 11 का मल्टीपल आना चाहिए। टोटल 11 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर हो गया। कोई मेहनत नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। पर इतना कहां से मालूम होता है, हम तो पढ़ेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, पढ़ेंगे, मजाक नहीं, सीरियस बात है, ठीक है। कि यहीं से वैसे देखा जाए 3 और 8 11 का मल्टीपल वही आंसर, एक ही है, मुद्दा खत्म, फिर क्या पढ़ना। कहता पुरुषों में से 1/3 गैर स्नातक है, यानी ग्रेजुएट नहीं हुए, तो इसका 1/3 यानी एक बंदा ग्रेजुएट नहीं। जबकि महिलाओं में कह रहा है इसका 8 का 4/9 समझे नहीं, ग्रेजुएट नहीं है। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 168 है, तो मेरे भाई पहले का 1 और दूसरे का 32/9 यूनिट कर लो। ये पूरा यूनिट 100 कहां गया, 164 बोला, शायद मैंने 168 बोला होगा। तो ये 41/9 यूनिट आ गया, जो कि 164 के, इससे ये चला गया 4 बार में, यानी 1 यूनिट बराबर 36 के हो गया, नचौ को 36। तो हमसे टोटल बोल रहा है, तो टोटल ये अपना 9 यूनिट है, सॉरी 11, तो 11 गुणे 36 निकाल लो, 6 ऐसे, 9 ऐसे, 3 ऐसे, 396 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपके सामने। समझ गए? छोटी छोटी चीजों को आप जब सीखते हो, एक ना एक दिन आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। क्लियर? किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब छिन्नक को क्या है दोस्तों, हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं। तो कुछ ऐसा बनता है और इसकी जो ऊंचाई बोली गई है वो 8 है। छिन्नक के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, और तल पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। हमसे कहता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान देना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, जो कि होगा पाई एल R1 प्लस R2। ये कैसे? देखो जनरली आपने कोन का देखा होगा, कोन, ठीक है, शंकु, तो उसका पाई RL होता है। तो पाई RL, यहां R दो अलग अलग है, इसलिए R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि इसका L निकालना पड़ेगा, क्योंकि L तो दिया नहीं गया, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये होगा √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब जो बड़ा है उससे घटा लो, सीधी सी बात है। यानी अगर हम L निकालने गए तो √8 का स्क्वायर, 12 में से 6 गया, 6 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 64 6 36, 64 36 100, तो बाहर आएगा 10, यानी स्लैंट हाइट हो गया 10। बोलो हां। तो पाई ऐसे, 10 ऐसे हो गया। अब R1 प्लस R2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो कि 18 आएगा। 18 10 से 180 और पाई, यानी आंसर आएगा 180 पाई। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा फ्रस्टम पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो सीखो, मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मनु
5500 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है। बहुत अच्छी बात है। वह इस धनराशि पर 12% की मरम्मत कराता है। यानी अब 12% इसका निकाल कर इसमें जोड़ दो, या इस डेटा का 112% की बाइक हो गई। भाई 5500 में खरीदा, 12% मैंने इसकी कीमत का लगाया, तो एक्चुअल जो कीमत हो गई 112% हो गई। और बाद में 5% की कुल हानि पर बेच दिया, यानी 5% हानि, 100 में 5 कम हुआ तो 95% पे बेच दिया। तो किस कीमत पर बेचा गया? अगर देखा जाए, अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो देखो इसमें बहुत प्यारा 55 11 का मल्टीपल होता है, और कहीं से 11 का मल्टीपल खत्म नहीं हो सकता। तो आप एक बार 11 के मल्टीपल पे प्रकाश डाल दीजिए। ये 10 हुआ, ये 13 नहीं, ये 10 8 नहीं, ये 10 12 नहीं, ये 10 ये 10, यानी सीधे डी इज द राइट आंसर। यानी देखा जाए, हो सकता है आपको डी वाला ऑप्शन दिख ना रहा हो, 58 52 आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। और ये सिर्फ इस डेटा, क्योंकि 55 11 का मल्टीपल है, तो इसके बिहाफ पर हम लोग तेजी से निकाल लेंगे। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ में आए होंगे। बाकी प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन है वो आप भी कर सकते हो, हम भी लिख देते हैं। भाई परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा, बोलो हां। अब ये जो 112 होता है, 112, तो ये 8 से 16 से भी जाता है, 16 सत्ते 112, तो 16 यानी 4 गुणे 4 और सत्ते तो 7, ऐसे रख लो भाई। 16 सत्ते 112, तो 4 का 55 में गुणा कर दो, 4 का इधर कर दो, कर लो मेरे भाई। 4 का 55 में गुणा किया तो 220 गुणे 7, और इधर कर दो 5 चौको 20, 36 2 38, और परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब इसका गुणा कर लो, ऐसा करो पहले इन दोनों का कर लो फिर 7 कर देना, तो 38 दूना 76, 7 हासिल, और 76 और 7 83। अब गुणे 7 करना है, 7 चौक 28 2 हासिल, 7 तिया 21, सॉरी 7 छंग 42 4 हासिल, 7 तिया 21 4 25 हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 58। ठीक है, 58 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पेशेंस। ठीक है, यहां पर 1296 आप देख रहे होंगे। देखो 1296 होता है वो 6 की पावर 4 होता है। हमने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, 6 की पावर 1 6 बताया है, 6 की पावर 2 36 बताया है, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 6 की पावर 5 777, 6 की पावर 6 46 656, ऐसे करके हमने बहुत बताया हुआ है। तो यहां पर आप जब देख रहे होगे 1296, तो ये जो डेटा है वो 6 की पावर 4 में हो जाता है 1296, और ये 3 का गुणा और होल पावर 1/4, 4 से 4 गया यानी 6 का क्यूब 216। इसका जो राइट आंसर होगा 24 का, वो 216 आएगा। यही हमारा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर एक इक्वेशन दे दिया गया और कहता है थीटा का मान 0 से 90 से, तो यहां पर थीटा बराबर ना 30 ना 45 ना 60, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 3 cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा को साइन में तब्दील करो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखोगे, और +1 4 साइन थीटा ऐसे लिखोगे। एक क्वाड्रेटिक पैटर्न पे बनाना है।
तो यहां पर 3 का गुणा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। और यहां पर देखा जाए ये 3 और 1 4, तो माइनस का 4 बराबर 0। अब ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो हमने पढ़ा है कि अगर प्लस माइनस होगा तो रूट्स होंगे माइनस प्लस। आप YouTube पर एक सर्च करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रकाश सर मैथ, तो 1 घंटे के आसपास का एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। 1.5-2 लाख लोगों ने अभी देख भी लिया उस वीडियो को, तो देखना खुशी मिलेगी। 1.5 लाख के ऊपर लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, मजा आएगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रकाश सर मैथ करके। 3 चौको 12, 12 को ऐसे ब्रेक करो कि 4, तो 6 12 है ना, 4 6 दूनी 12, क्योंकि 6 और 2 का अंतर 4 बन जाएगा। इस 3 से यहां भाग दे दोगे, 3 से यहां, तो ये जो डेटा आ गया साइन थीटा का मान आ गया। निगेटिव वैल्यू हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि डेटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये वाला नहीं लोगे, ये वाला लोगे। और इसमें आप ऐसे बना लीजिए 2/3 यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, ये 5 आ जाएगा। और मेरे दोस्त हमसे कहता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा होता है क्या? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 3/√5 होता है। और स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा 9/5 हो जाएगा। 9/5 सी इज द राइट आंसर। 25 का सही आंसर सी आएगा, जो कि 9/5 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 2 कॉर्ड है ABCD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट F इनसाइड द सर्कल। ये तो आप सभी को आता होगा, ठीक है, कि 2 कॉर्ड है, जीवाएं हैं, एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी अब सबको याद है। नहीं याद है तो याद करो। ABCD और ये F बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या होता है? A से F इंटू F से B बराबर होगा F से C इंटू F से D के। ये अपना बराबर होता है। अब AF का मान कितना है? 4, BF का मान है 6, CF का मान है 3 और FD का मान हमें चाहिए तो हमें CD का मान, जो कि 3 + x होगा। बस लगा दो। तो यहां 4 × 6 बराबर 3 × x, तो x बराबर 8 आ गया। लेकिन CD चाहिए तो यहां 8 रखेंगे, 8 3 11, यानी उत्तर हमारा D हो जाएगा। 8 3 11 उत्तर D हो जाएगा। 26 का राइट आंसर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिर्फ भाषा में ये क्वेश्चन बड़ा है, बाकी दम नहीं है। कहता है किसी परिवार की मासिक आय 45,000 है। मासिक आय में 20% भोजन पे, 20% घर के खर्चे पर, 5% खरीदारी पर, 10% व्यक्तिगत पर। तो ये जो डेटा देख रहे हो 20 20 40 10 50 5 55, तो 45,000 में 55% कम कर दो। 45,000 में 55 कम कर दिया तो बचा कितना? 100 में 55 कम किया तो 45% बचा। 100 में 55 कम किया तो बचा कितना? 45%। तो इतनी धनराशि उसकी बचत हो गई। अब हमसे आगे कहता है यदि वह अपनी मासिक बचत का 12% गरीबों को दान कर देता है, तो इसी डेटा का 12% वो दान करेगा। और हमसे कहता है वह कितनी धनराशि होगी, तो इसी डेटा का आंसर हमें चाहिए। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शंस भी हमारे 9 के मल्टीपल की ओर जाना चाहिए। जब यहां देख रहे हो तो ये तो 9 का मल्टीपल है,
ये होता नहीं, 12 2 14 नहीं होता, ये भी नहीं होता, यानी आंसर 2430 आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। और अगर आप फ्री बैठे हो तो कलम चलाओ, परसेंटेज से परसेंटेज मतलब 2 जीरो गए, 45 गुणे 45 तो 5 चौका 20 यानी 20 25 और एक ठो जीरो 12% निकालना है। 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24, 6 30, 3 ऐसे आया, और 12 दूनी 24 और परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो 2430 हमारा आंसर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर 2430 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात इतना है तो माध्य और बहुलक का अनुपात चाहिए। देखो ये डेटा एक तरीके से आप 13x और 9x समझ लीजिए, और इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, आज की डेट में बहुत आता है। तो ये क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का और -2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका 2 गुना माध्यिका। तो बहुलक का जो डेटा है वो 13x ऐसे रख दीजिए। माध्यिका आप देख रहे हो जो कि 9x है, 9 त्रिका 27x ऐसे, -2 माध्य, तो हम माध्य को कैलकुलेट कर लेंगे। 27 में 13 जाएगा, 14 आएगा, 2 माध्य, तो माध्य की वैल्यू आएगी 7x। हमसे कहता है माध्य और बहुलक का अनुपात, माध्य 7x हो गया, बहुलक 13x हो गया। रेशियो देखेंगे तो 17 और 13 का रेशियो हो जाएगा। 28 का राइट आंसर 17:13 होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब यहां डेटा देखो, डेटा सारा मुद्दा है। यहां कह रहा 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या है, यानी इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.3 10⁻³ मीटर कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 अपॉन, अब 10 की यहां 0 डालोगे 10⁻⁴, 3/10⁴ ये मीटर में आ गया। और हमको आंसर लाना है सेंटीमीटर में, तो वो बाद में कन्वर्ट करना, अभी नहीं। 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और इस पिघली हुई धातु से गोला बनाया जाता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr², यानी इसका 3 का स्क्वायर 9 और ये 8 हो जाएगा, और ऊपर है πr²h जो कि 3200 और 4/3 πr³ के बराबर हो जाएगा। यहां से काट लीजिए, कहते पाई से पाई गया, 4 से ये 812 में गया, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कम होंगे तो 6 होगा, 3 यहां आएगा, 9 गुणे 3 तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 10 की पावर 6 यानी 100 का स्क्वायर, 100 का क्यूब हो जाएगा जो कि r³ के। r बराबर 3 दूना 6/100 हो जाएगा। और ये अभी अपना किस में है, मीटर में डेटा है। अगर सेंटीमीटर में तो इसको 6 सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा। तो हमसे कहता है इस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो 4π ऐसे और 6 का स्क्वायर 36 ऐसे, यानी 144 पाई हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 144 पाई आएगा। हो गया ना आसान? 29 का आंसर 144 पाई आएगा। एक पिता अपने 4 पुत्र के बीच के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है, यानी A, B, C और D। कितना? 3,
0.685 के अनुपात में वितरित करता है। वितरण के बाद यह पाया गया कि सी को प्राप्त धनराशि बी के धनराशि से 1000 अधिक है, तो सी को प्राप्त राशि बी से 1000 अधिक है। दोनों का अंतर 2 बराबर 1000 के, 1 बराबर 500 के। तो चारों के बीच वितरित की गई कुल राशि, तो इनका योग हमें चाहिए। अब इनका योग चाहिए तो ये 13, ये कितना हो गया 13 11 22 यूनिट हो गया। और ये 22 यूनिट में 500 का आप गुणा कर दोगे तो 11,000 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 22 गुणे 500, 11,000 अपना आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है जैसा बोला जा रहा है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। देखो एचसीएफ 8 है तो पहली संख्या 8x होगी, दूसरी संख्या 8y होगा, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 आपके सामने है। याद रहे पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। हर एक संख्या भाई एचसीएफ का मल्टीपल होगा, समझ गए यहां पर। और देखा जाए 64 से भाग दिया यानी x इंटू वाई बराबर 100 के आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा। तो ये याद रखना कि एचसीएफ अगर x, y का 1 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। x इंटू वाई 100 का। अब इसको ब्रेक कर लो तो ये 100 और ये एक पेयर तो ये बनेगा क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आएगा। दूसरा 2500 का 100 क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होगा, तो दूसरा पेयर 25 और 4 हो जाएगा, तो एक पेयर 2 पेयर, यही दो वैल्यू डेटा आएगा। आंसर आएगा 2 पेयर, क्योंकि याद रहे इस x और y का एचसीएफ 1, संख्याओं का एचसीएफ तो हमारा 8 है, ये ए ये बी, समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 2430 है। इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से 9, तो लंबाई अगर x माना तो ये x माइनस 9 हो गया। तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो भाई x इंटू एक्स माइनस 9 जो कि 2430 की है, तो यहां कर लो एक्स स्क्वायर ऐसे, 9x ऐसे, 2430 के। अब इसको ऐसा करो, इसको यहीं पर ब्रेक कर लो, हो जाएगा। देखा जाए कि हमें ऐसा ब्रेक करना है कि अंतर 9 का बन जाए, तो ये 243 जो कि 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 और 10, 2 गुणे 5, 9 का अंतर चाहिए, तो 27 गुणे 9, 3 की पावर 5, 2 गुणे 5, दिमाग लगाना पड़ेगा। 45 54, 45 और 54 का अगर हम गुणनफल मतलब गुणा करते हैं तो 2430, यहां दिमाग की जरूरत है, ये आएगा। और अंतर देखो 9 हो गया। अब अंतर 9 हो गया तो x का मान हम 54 लेंगे, क्योंकि 54 में से 9 जाएगा तभी 45 आएगा, तो x बराबर 54 हो गया। तो लंबाई 54 और चौड़ाई 45, और परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो 54 45 का सम होता है 99, 99 इंटू 2 198, इसका परिमाप हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा 32 का राइट आंसर। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे।
ए किसी कार को 24 दिन में कर सकता है, तो ए किसी कार को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में, तो 2 से गया 6 बार, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो बी 30 आ गया। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन काम करते, तो एक दिन, ये एलसीएम ले लो, ये 120 अपना टोटल वर्क हो गया। 24 से भाग देंगे क्षमता 5, 30 से भाग देंगे तो क्षमता 4 आएगा। और दोनों 6 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 9 लड्डू बनाते हैं, 6 दिन में 54 लड्डू बनाएंगे। तो बचे कितने लड्डू? तो 66 लड्डू बचेंगे। अभी कितना शेष कार बचा? तो 66 आउट ऑफ 120 से देखा जाएगा, क्योंकि एज ए पार्ट, क्योंकि 54 120 के इतना कर लिया तो इतना बचा। और दोस्तों 6 से भाग दोगे तो 11/20 आ जाएगा, यानी 11/20 पार्ट अभी काम का बचेगा। तो 33 का आंसर 11/20 आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सब आपको आता है, इतना पढ़ाया है भाई जी, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, इतनी मोटी मोटी किताबें खत्म करके बैठे, इतने सेट, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अब देखो यहां पर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ 5/4 और -5/8, तो यहां से इसका डेटा आएगा 5/8, यानी इसकी वैल्यू। तो अब 3 में से 5/8 घटाओगे, 8 त्रिका 24 में से 5 गया, यानी 24 में से 5 गया 19/8, इससे हमें 19/8 मिला। यहां 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया? 16 7 23/8 हो गया, यहां माइनस लगा, और प्लस p/8 इज इक्वल टू 0। और आप खुद देखो, ये 8 हटा दो क्योंकि भाग वहां जाएगा, मुद्दा ही खत्म। 23 में से 19 जाएगा 4, लेकिन 4 प्लस p बराबर 0 होगा, तो p का मान -4 आएगा। तो राइट आंसर p इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। समझ गए? 34 के बाद 35 नंबर कह रहा है, किसी परीक्षा में ए के प्रातांक बी के प्रातांक से 20% अधिक है। 20% मतलब ए और बी, 20% मतलब 1/5। अगर बी को 5 लड्डू मिल रहे हैं तो ए को 6 लड्डू मिल रहे हैं। और सी के प्रातांक ए और बी के कुल प्रातांक से 85% बराबर, तो 85%, 85/100 यानी 17/20 है जो ये डेटा बोल रहा है। अब ये डेटा अपना हो जाएगा 11 × 17/20। ये सी का मान कह रहा है ए के प्रातांक सी से कितना कम है, तो मेरे दोस्त ए के प्रातांक 6 है और सी का है 11 × 17/20, तो ये 20 का यहां गुणा हो जाएगा, 20 यहां से हटा दो, इसका 20 यहां आ जाएगा, तो ये 120 हो गया और ये 187 हो गया। अब कंपैरिजन समझो, ए के प्रातांक सी के प्रातांक से कितना कम है, तो दोनों का अंतर 67 और कंपैरिजन 187 से कर रहे हैं गुणे 100। बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो ईमानदारी से आपको भाग देना पड़ेगा। 187 सॉरी 67 20 ऐसे 187 कितनी बार में, तो 3 बार में तो आना ही होगा। 7 या 21 2 हासिल और 54 2 56, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 6 गया 0, ये 1 और 0, 35 पॉइंट समथिंग में जाएगा और एक ही ऑप्शन है 35.8। तो आप इसको मोहब्बत से कर सकते हो, भागा देख लेना खुद ही से। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अंतिम क्वेश्चन, अब देखो 35 तो लिखे होते हैं,
37 38 भी आते हैं और इतने भी। कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए गए, इन सभी छात्रों का माध्य वजन बताओ। माध्य क्या होगा? ईमानदारी से करोगे तो 5 गुणे 31 प्लस 7 गुणे 25 प्लस 6 गुणे 20 प्लस 4 गुणे 35 और 3 गुणे 20 ये करना होगा। और टोटल 12 6 18 18 7 25 से भाग देना होगा, तब आपका आंसर आएगा। ये ईमानदारी से, क्योंकि इसका जो माध्य का फंडा होगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट समझते हैं, हमने ऑप्शंस पे देखा तो सभी ऑप्शंस 25 के आसपास हैं, तो हमने मान लिया इसका माध्य 25 ही होगा, ये हमने मान लिया। इससे देखा ये 6 ज्यादा, इससे देखा ये 5 कम, ये 10 ज्यादा और ये 5 कम आया। तो यहां पर हम लोग गए डेटा में तो 6 पंचे 30 ऐसे आया, 6 पंचे 30 माइनस का आया, ये प्लस का 40 आ गया और ये माइनस का 15 आ गया। ठीक है, और ये डेटा जो ये है सिग्मा एफ आई, इसका सम किया तो 25 से भाग देंगे, इससे ये गया 40 में से 15 गया, 25 बटा 25 1 आया और 25 प्लस 1 26 हो गया। सिंपल सरल वे से इसको भी हमने कर लिया। उम्मीद है आपको ये सेट पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि 9 कर चुके, 10वां तो प्रैक्टिस जबरदस्त चल रही है आपकी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।